हेलो, कैसे हैं आप सब। मैं आपका मंचौर और आप देख रहे हैं लर्निंग विदाउट रूल्स का एक नया और फ्रेश सेशन। आज बारी है इस सेशन में मिरर ऑफ कॉमनर की, जिसमें कंजंक्शन के तीसरे पोर्शन को लेकर के हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। कुल 13 क्वेश्चन जो कि 27वें तक से 39वें तक होगा। हर एक क्वेश्चन को आपके सामने रखेंगे और आप ठीक पिछले एपिसोड्स की तरह प्रक्रिया दोहराते हुए आंसर करिए। सही हो फिर भी एक्सप्लेनेशन सुनना बहुत जरूरी है और जिनका गलत होता है हताश नहीं होना है। हम यहाँ पर हर एक नॉर्म की विस्तार से चर्चा करेंगे जो हम पहले कर चुके हैं, फिर भी रिव्यू जरूर करेंगे। तो आप नोटबुक और पेन लेकर के तैयार होइए। मिलते हैं इस म्यूजिक के बाद। आइए आज की सेशन की शुरुआत करते हैं और बारी बारी से इस एपिसोड में लाए गए 13 क्वेश्चन को आपके सामने रखते हैं। आप अपनी सूझबूझ और पिछली प्राप्त जानकारी के हिसाब से इसको सॉल्व जरूर कीजिएगा। वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। चूंकि आपने कंजंक्शन के 2 एपिसोड यानी कि कुल 26 क्वेश्चन को सॉल्व किया है, उसके नॉर्म्स को समझा है, तो उम्मीद यह है कि आज का ये सेशन आपके लिए बेहतर होगा और आप इसमें अच्छे अंक ला पाएंगे, जो कि आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आगामी एग्जामिनेशन के लिए सबसे जरूरी होता है एक आत्मविश्वास का होना। और मेरे साथ इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करते हुए मैं समझता हूं कि धीरे धीरे आपकी कैपेसिटी भी बढ़ रही है और आपका आत्मविश्वास भी। चलिए सेशन को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पर रखिएगा ताकि यहाँ से जो भी वीडियो अपलोड हो उसकी सूचना आपको मिले और कोई भी सेशन मिस ना हो। लाइक और शेयर करने में कंजूसी नहीं कीजिएगा। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। लर्निंग विदाउट रूल्स के सेशन में एक बार फिर से आप सबका तहे दिल से स्वागत है और उम्मीद है कि आप सब तैयार होंगे इस सफर पर चलने के लिए, जो कि 27 में से 39वां क्वेश्चन होगा मिरर ऑफ कॉमनर के कंजंक्शन चैप्टर का। चलिए पहला सवाल आपके सामने रखते हैं और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है और देखिए इस सवाल में ऐसे तो आप बहुत आसानी से ये देख करके समझ चुके होंगे। कई जगह पर ऐसा कह दिया जाता है कि नॉट ओनली और बट ऑल्सो, जो स्प्लिट करके बट ऑल्सो को लिखते हैं तो वहां पर हमको सेंस देखना चाहिए और सेंस के आधार पर डिसाइड करना चाहिए कि नॉट ओनली के बाद क्या आएगा। तो देखिए अगर आप इसको देखेंगे तो नॉट ओनली हैज ही बिल्ट अ हॉस्पिटल फॉर द पुअर बट ही हैज ऑल्सो बिल्ट, तो यहाँ पर स्प्लिट किया हुआ है और ऑल्सो के बाद लगा हुआ है बिल्ट, तो सही सेंस मेरा यहाँ पर आ रहा है। सही सेंस जो है वो ये देने में सक्षम है। यहाँ पर ऑल्सो लगा हुआ है और ऑल्सो के बाद बिल्ट लगा हुआ है, तो इसमें कोई परेशानी नहीं दिख रही है। अब आपको एक बात और है जो यहाँ पर मैं जोड़ना चाहता हूं, जो कि बहुत अहम है। देखिए नॉट ओनली को शुरू में लिखा गया है और साथ में इसके साथ इन्वर्जन का प्रयोग किया गया है। तो देखिए एम्फेसिस ऐड करने के लिए जब हम थोड़ा सा उसको जोरदार वाक्य की तरह बनाएं और एम्फेसिस ऐड करना चाहें तो नॉट ओनली को हम शुरू में लिख देते हैं, और जब हम नॉट ओनली को शुरू में लिखते हैं तो वैसी परिस्थिति में हम इन्वर्जन का प्रयोग करते हैं। तो बात यहां पर जो समझने वाली है कि साधारण तौर पर नॉट ओनली बट ऑल्सो पेयर में आता है और नॉट ओनली के बाद वही पार्ट्स ऑफ स्पीच आता है जो बट ऑल्सो के बाद रहता है। लेकिन अगर बट ऑल्सो को स्प्लिट कर दिया गया है तो वैसी परिस्थिति में डिसाइडर की जांच आपको सेंस के आधार पर करनी चाहिए। मैं कभी नहीं, कई जगहों पर ऐसा कह दिया जाता है कि ऑल्सो के बाद जो लगा हुआ रहता है मतलब डिसाइडर ऑल्सो होता है, तो कभी कभी आप इसमें फंस सकते हैं। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि आप अपने सूझबूझ का प्रयोग करते हुए डिसाइडर की जांच और डिसाइडर की जो स्थिति है कि कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच वहां लगेगा वो वाक्य के सेंस के आधार पर देखेंगे तो ज्यादा बेहतर है। रही बात कि नॉट ओनली को किस परिस्थिति में शुरुआत में लिखा जाता है सेंटेंस के, तो मैंने कहा कि एम्फेसिस ऐड करने के लिए नॉट ओनली को शुरू में लिखते हैं और जब हम नॉट ओनली को शुरू में लिखते हैं उस परिस्थिति में इन्वर्जन का प्रयोग होता है। दूसरी बात यह है कि इस परिस्थिति में सिमिलैरिटी ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच को रूल आउट किया जा सकता है। मतलब है कि अगर आप सिमिलैरिटी ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच की जांच नहीं भी करें तो वो चलेगा, वहां पर वो ठीक है। तो उस लिहाजन भी ये सवाल नो एरर है। ऐसे आप परंपरागत तरीके से सेंस के आधार पर भी देखिएगा तो इस सवाल में कोई गड़बड़ी नहीं है। आंसर है नो एरर
और ऑप्शन क्या है आपका? ऑप्शन है ई। चलिए अगला सवाल लेते हैं और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है और बहुत ही आसान सवाल है ये। दोनों के दोनों एपिसोड में मुझे लगता है कई सारे सवाल थे इस पर। देखिए यहाँ पर हार्डली का इस्तेमाल हुआ है। जी हाँ, हार्डली का प्रयोग सेंटेंस के बीच में भी किया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि शुरुआत में करते हैं। और मैंने कहा था कि जब हम हार्डली लिखते हैं और जब हम स्कार्सली लिखते हैं तो उसके बाद हमको व्हेन या बिफोर लिखना होता है। क्या लिखना होता है? व्हेन या बिफोर लिखना होता है। और अगर वो नहीं है तो वो आपका एरर है। और यहां देखिए कि देन लगाया गया है जो कि गलत है। इसीलिए इस सवाल का जो जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी। यहां पर क्या करेंगे, हमको पता है कि परफेक्ट पेयर के तौर पर हार्डली स्कार्सली के साथ, ध्यान दीजिएगा क्या मैं बताना चाह रहा हूं कि कंजंक्शन के तौर पर अगर हम हार्डली स्कार्सली का इस्तेमाल करते हैं तो हार्डली स्कार्सली के परफेक्ट पेयर के तौर पर व्हेन या बिफोर का प्रयोग किया जाता है, ना कि देन का। देन का प्रयोग नो सुनर के साथ किया जाता है, तो नो सुनर देन होता है। हार्डली स्कार्सली के साथ व्हेन या बिफोर लगाया जाता है, इसलिए यहां पर से हम देन हटा करके व्हेन या बिफोर लगाएंगे। मेरा सवाल का जवाब हमको मिल जाएगा और सेंटेंस भी सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो गया और ये पिछले सवाल की तरह ही है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, स्कार्सली लिखा हुआ है, तो हम इसके परफेक्ट पेयर को जानते हैं कि इसमें क्या लगेगा, व्हेन लगेगा या बिफोर लगेगा। ठीक है, हार्डली स्कार्सली के साथ व्हेन या बिफोर लगता है। कह रहा है हार्डली हैड ही गॉन अ फ्यू स्टेप्स, यहां पर होना चाहिए व्हेन। ठीक है, इसलिए इस सवाल का जवाब जो है वो है आपका सी। देखिए इस सब सवाल में ज्यादा समय लगाने से कोई फायदा है नहीं, एपिसोड खामखा लंबा होगा। मैं तीनों एपिसोड में इस पर आधारित बहुत सारा सवाल पूछा है और ऐसा ना लगे कि ये बहुत आसान है, ऐसा थोड़ी पूछेगा। बॉस ऐसा ही पूछता है, क्योंकि आपको आसान इसलिए लग रहा है कि आपने 2 एपिसोड में बैक टू बैक इस पर आधारित बहुत सारे सवाल बना लिए। तो जो बच्चे बना लेते हैं, कहने का मतलब यही है कि अगर आप मेहनत कर रहे हो ना तो कठिन से कठिन चीजें भी आपको आसान लगने लगती है। इसलिए तो कहता हूं कि नियमितता बहुत जरूरी है। आप में एक सतत लगन और एक जो मतलब रेगुलर जो नियमित होना होता है ना, अनुशासन। देखिए सबसे बड़ी बात है ना, कई जगह पे कहा जाता है वो बहुत टैलेंटेड है। देखिए टैलेंट जहां है वहां आप ढूंढिएगा ना तो एक चीज कॉमन मिलेगा, वो है अनुशासन। कि जो बहुत टैलेंटेड है वो बहुत अनुशासित होते हैं और इसीलिए उनमें टैलेंट होता है। तो बहुत जरूरी है कि एक नियम से, एक सही पैटर्न पर, एक सही स्ट्रैटेजी से हम तैयारी करें। और देखिए आज तीसरा एपिसोड है और आपका सवाल आसानी से बन रहा है। क्यों बन रहा है? क्योंकि इसी को आपने पिछले 2 एपिसोड में अभ्यास किया है तो बन रहा है। चलिए इसका जवाब क्या होगा? सी, हार्डली स्कार्सली के साथ व्हेन या बिफोर लगता है, गलत पेयर लगाया हुआ है। चलिए अगला सवाल और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो गया है। बहुत ही आसान सवाल है, फिर से वही है। कह रहा है यहाँ पर देखिए स्कार्सली, और अभी तुरंत मैंने बताया कि इसका जो परफेक्ट पेयर है वो है व्हेन, या नहीं तो आप इसके साथ क्या लिख सकते हैं? बिफोर। और देखिए यहाँ पर व्हेन लिखा हुआ है, इसलिए सवाल का जो है जवाब है नो एरर। और इसका जो ऑप्शन है वो है ई। इसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं है और उम्मीद है कि आप सबका बिल्कुल सही हो रहा होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं और आपका समय शुरू होता है अब।
चलिए समय समाप्त हो चुका है। क्या कह रहा है? मिसेस सेन टोल्ड मी दैट दो। अब आपको मैंने बताया था कि दो ऑल दो के साथ जो पेयर होता है वो येट का होता है। हर सन हैड वर्कड हार्ड, यहां पर बट नहीं, यहां पर होना चाहिए येट, और इसीलिए इस सवाल का जो जवाब है वो है आपका बी। देखिए बहुत ही आसान है, यहां कोई परेशानी ही नहीं है। कंजंक्शन में अक्सर आपको सवाल पेयर से दिखेगा, कुछ एक सवाल नॉट ओनली बट ऑल्सो से दिखता है, जहां पर आपको कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना पड़ेगा। द सेम वाले सवाल भी दिखते हैं, सच वाला सवाल दिखता है, एज वाला सवाल दिखता है। तो मैंने पूरे विस्तार से पिछले एपिसोड में सबकी जानकारी दी है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट है, उसको आप रिवीजन करते रहिएगा। और सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो जो परफेक्ट पेयर में बताता जा रहा हूं कि बोथ के साथ एंड लगता है, एज वेल एज नहीं लगता है, नो सूनर के साथ देन लगता है, हार्डली स्कार्सली के साथ व्हेन या बिफोर लगता है, तो ये सब जानकारी आपको जहन में रखनी होगी। आप कंजंक्शन के सवाल को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो यहां जो सवाल का जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी। चलिए हम लेते हैं अगला सवाल और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है। कह रहा है हार्डली हैड द स्पीकर फिनिश्ड स्पीकिंग देन। अब देखिए हार्डली स्कार्सली के साथ भैया व्हेन या बिफोर लगता है, ठीक है, तो यहां पर व्हेन लगना चाहिए। हार्डली से शुरू हुआ है, अभी मैंने पेयर बताया है कि व्हेन या बिफोर लगता है, तो यहां पर व्हेन लगाइए और सवाल का जो जवाब है वो है आपका बी। देखिए बहुत ही आसान है, इसमें कुछ नहीं है। और ये जो तीसरा पोर्शन है इसमें मुझे लगता है हार्डली स्कार्सली पे ही 4-5 सवाल हो गए, तो मुझे लगता है कि अभी आपके अंक बहुत अच्छे आने वाले हैं, तो अपने अंक जरूर कमेंट में लिखिएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल लेते हैं और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो गया। फिर से एक बार नॉट ओनली बट ऑल्सो का सवाल है। देखिए यहाँ पर नॉट ओनली है और यहाँ पर बट ऑल्सो है, और बट ऑल्सो जो है वो प्रेपोजिशन से पहले आया है, तो नॉट ओनली की पोजीशन यहाँ पर खराब है। अगर हम लिखते हैं यहाँ पर डॉक्टर सिन्हा वॉज सिंपैथेटिक नॉट ओनली टू, तो इसको अगर हम यहाँ ले आए तो पोजीशन गड़बड़ है नॉट ओनली की, इसलिए इसका जो जवाब है वो है आपका ए। अगर हम नॉट ओनली को वहां से हटा करके यहाँ सिंपैथेटिक के पहले यानी कि सिंपैथेटिक और नॉट ओनली को एक्सचेंज कर ले, तो मेरा जो है ये एरर वाला है जो मामला है यहाँ से समाप्त हो जाएगा। तो जवाब क्या है इसका जवाब है ए। बहुत ही आसान सवाल है, देख रहे हैं, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है, आप प्रैक्टिस करते रहते हैं तो सवाल आसानी से बनता है। जो बच्चे इसको नहीं कर रहे हैं आप अपने मित्रों से ही पूछ करके देखिए, अगर वो प्रैक्टिस में नहीं है, कंटिन्यूटी नहीं है, तो देखिए वो फंसेंगे। तो बहुत जरूरी है कि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि एक फिक्स स्ट्रैटेजी हो जहां पर कि आप एक रेगुलर इंटरवल पर प्रैक्टिस जरूर करें। चलिए हम लेते हैं अगला सवाल। चलिए समय समाप्त हो गया है और देखिए इस सवाल में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि आपको पता है कि एंड का प्रयोग हम सिमिलर नेचर वाले सेंटेंसेस को या फिर पोर्शन ऑफ सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए करते हैं, वर्ड्स को करते हैं, और बट जो होता है वो विरोधाभासी यानी कंट्रास्ट नेचर वाले सेंटेंस को जोड़ने के लिए करते हैं। जरा देखिए यहाँ पर कह रहा है ही हैज लॉट्स ऑफ मनी एंड he dare not start a factory। ये गलत है, यहां पर होना चाहिए बट उसके पास बहुत सारे पैसे हैं लेकिन उसकी हिम्मत नहीं है कि वो एक फैक्ट्री स्टार्ट करे।
कह रहा है ही हैज लॉट्स ऑफ मनी बट, तो इसलिए यहां पर एंड का प्रयोग नहीं होगा, इसका जवाब हो जाएगा बी। हम क्या करेंगे, एंड को हटा करके उसकी जगह पर बट का प्रयोग करेंगे, क्योंकि दोनों जो सेंटेंस है वो विरोधाभासी है। अगर बहुत सारे पैसे हैं तो आप आसानी से फैक्ट्री खोल सकते हैं, लेकिन कुछ बात है यहाँ पर, कुछ विरोधाभासी जो है एक्टिविटी यहाँ पर दिख रही है सेंटेंस में, इसलिए यहाँ पर एंड का प्रयोग नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बट का प्रयोग होना चाहिए। चलिए हम बढ़ते हैं अगले सवाल पर और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है। कह रहा था न्यूज़मैन वाज डाउटफुल। अब देखिए इस डाउटफुल से जुड़े हुए एक कॉन्सेप्ट की चर्चा मैंने शायद पहले ही दिन की थी कि डाउटफुल, डाउट और डाउटफुल के साथ जो है इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस में, है ना, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में हम दैट का प्रयोग करते हैं, और इसके साथ एफर्मेटिव सेंटेंस में हम वेदर का प्रयोग करते हैं या हम इफ का प्रयोग करते हैं। तो देखिए यहां पर कह रहा था न्यूज़मैन वाज डाउटफुल, तो भैया ये सेंटेंस जो है एफर्मेटिव है, यहां पर दैट का प्रयोग नहीं होना चाहिए, या तो इफ का कर लो या वेदर का कर लो। तो यहां जो सवाल का जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट को हटा करके हम इफ का प्रयोग करेंगे। क्यों, क्योंकि देखिए कॉन्सेप्ट ये है कि डाउट और डाउटफुल को अगर हम सेंटेंस में ला रहे हैं तो हमें यह देखना होगा कि सेंटेंस एफर्मेटिव है। अगर एफर्मेटिव है तो उसके साथ इफ या वेदर लाएंगे, और अगर सेंटेंस नेगेटिव या इंटेरोगेटिव है तो उस केस में हम दैट का प्रयोग करेंगे। चलिए अगला सवाल लेते हैं और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो गया है, और इस पर भी सवाल मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। मैंने कहा था कि अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत बिकॉज से, एज से और सिंस से होती है और वो हिस्सा कारण बताता है, तो रिजल्ट बताने वाले क्लॉज की शुरुआत हम सो, देयरफॉर और दस से नहीं करेंगे। यहां पर देयरफॉर लिखना कंजंक्शन के नॉर्म्स के हिसाब से गलत है, ये बिल्कुल हटाना पड़ेगा मुझे, और इसीलिए इस सवाल का जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी। चलिए अगला सवाल लेते हैं और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो गया, बहुत ही आसान है। देखिए मैंने कहा था कि जब हम बोथ का प्रयोग करते हैं तो एंड का प्रयोग करते हैं, इस तरीके से along with, as long as इस सब प्रयोग नहीं करते, बोथ के साथ एंड का प्रयोग होता है। ये यहाँ पर प्रयोग गलत है, इसलिए सवाल का जवाब क्या है आपका ए। देखिए बड़ी ही आसानी से सवाल बन रहा है, आपको डाउट हो रहा होगा कि क्या सच में ऐसा ही सवाल पूछता है, तो बंधु ये पूछा हुआ सवाल है, और आज भी कंजंक्शन के सवाल का लेवल यही रहता है। आपको आसान इसलिए लग रहा है क्योंकि आपने 2 एपिसोड को ऑलरेडी सॉल्व किया है और सारी बातें आपके जहन में है। चलिए सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो गया है। देखिए यहां पर बहुत ही आसानी से आप ये समझ गए होंगे कि एज का प्रयोग गड़बड़ है।
एज का इस तरीके का प्रयोग मैंने नहीं बताया। मैंने बताया कि सच के बाद अगर रिजल्ट बताने वाला क्लॉज आ रहा है तो वहां पर एज को हटा करके हम उसके साथ क्या करते हैं, दैट का प्रयोग करते हैं। और देखिए, सच दैट लिखिए एक साथ, या फिर सच के बाद कुछ लिख करके, नाउन लिख करके आगे दैट लिखिए। सिंपल सा है कि ये जो सच क्लॉज है, आगे अगर हम दैट क्लॉज में इस सच क्लॉज का रिजल्ट आ रहा हो, वो उसका जो है रिजल्ट कंटेन कर रहा हो, तब उसकी शुरुआत दैट से करते हैं। और एज का प्रयोग होता है जब सच के बाद कोई नाउन आया, उस नाउन को क्वालिफाई करना होता है, तब हम आगे एज लिखते हैं। देखिए, इस पर मैंने पूरे विस्तार से पिछले एपिसोड में बताया है, प्रोनाउन के दौरान भी इसकी चर्चा की है, तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें आपको कोई खासी परेशानी है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, सवाल में एज को हटा करके दैट करेंगे और तब जाकर के सेंटेंस सही हो जाएगा और जो मेरा आंसर आएगा वो आएगा बी। चलिए, इस तीसरे पोर्शन का आखिरी सवाल लेते हैं और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए, समय समाप्त हो चुका है। कह रहा है सी वॉज टू ब्यूटिफुल टू बी रिजेक्टेड बाय एनी यंग मैन विश टू मेक हर हिज वाइफ। देखिए, यहां पर कोई गलती नहीं है कि कह रहा है सी वॉज टू ब्यूटिफुल टू बी रिजेक्टेड बाय एनी यंग मैन विश टू मेक हर हिज वाइफ। इस सेंटेंस में कहीं पर भी कोई गड़बड़ी नहीं है। कह रहा है कि वो इतनी ज्यादा, यानी आवश्यकता से ज्यादा सुंदर है भैया, और आवश्यकता कितनी की कोई भी यंग मैन जो है ना उसको अपनी पत्नी बनाने से रिजेक्ट ना करे। यहां पर कोई भी गड़बड़ी नहीं है। आंसर है नो एरर, ऑप्शन है ई। चलिए, तीसरे पोर्शन का सफर भी समाप्त हुआ और उम्मीद है कि यहां पर आप सबने बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए होंगे, क्योंकि इस पोर्शन में जो 13 सवाल थे उसमें अधिकांश ऐसे सवाल थे जिसकी चर्चा मैंने फर्स्ट एंड सेकेंड पोर्शन में की थी और आप सबके सामने उसके नॉर्म्स को रखा था। तो अब जरूरी है कि आप फटाफट अपने द्वारा प्राप्त किए गए अंक नीचे लिख करके मुझे बताइए, और अगर कोई ऐसा है जिनको अभी भी परेशानी हो रही है तो आप अपनी परेशानी लिखिए। हम कोशिश करेंगे कि उसको किस तरीके से सॉल्व किया जाए, तो जल्द से जल्द उसका सोल्यूशन भी आपके सामने हम रखेंगे। बहरहाल, उम्मीद तो ये है कि ये छोटा सा सेशन, जहां पर कि एक समझिए कि तो एंटरटेनमेंट की तरह था, पिछला पढ़ा हुआ सारा नॉर्म्स था, कोई नई जानकारी यहाँ पर नहीं थी, कहा नॉट ओनली से जुड़ी हुई एक छोटी सी जानकारी आई, लेकिन ओवरऑल ये सेशन आपको पसंद आया। और अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपने शेयर नहीं किया है तो आप शेयर भी कर लीजिएगा, और चैनल देख रहे हैं और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने पर विचार करिएगा। मन बन जाए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पर डालिएगा, ताकि यहाँ से जो भी वीडियो अपलोड हो उसकी सूचना आपको मिले। समय अस्पताल लेने का, बहुत जल्द इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप घर में रहें, अपना और अपने परिवारजनों का ख्याल रखें, पढ़ाई लिखाई करते रहें। लर्निंग विदाउट रूल्स के सेशन से दिस इज बीके सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।